हेलो एवरीवन, एक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर ये आने वाला है, तो इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। पूरा चैप्टर हम टोटल 3 लेक्चर में कवर करेंगे और देन चौथा जो लेक्चर होगा वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। चूंकि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस चैप्टर से मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से होंगे और उनके सही जवाब क्या होंगे ये हम कवर करेंगे 4th लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे आसपास का जो मैटर है क्या वह शुद्ध है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर इस चैनल पर लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज हों तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि लाइव क्लास का आप पूरा प्रॉफिट ले सकें, पूरा फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। S is matter around us pure. For a common person, pure means having no adulteration. Thus, in general sense, pure milk means milk having no adulteration. Pure ghee means ghee having no adulteration. But for a scientist, all these substances are in fact a mixture of 2 or more substances, that is elements or compounds, and therefore they are not pure. तो अगर हम एक कॉमन व्यक्ति की बात करें, एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, तो उसके लिए प्योर का क्या मतलब है? उसके लिए प्योर का सिर्फ इतना मतलब है कि पदार्थ में किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो। तो कॉमन व्यक्ति के लिए अगर पदार्थ में कोई मिलावट नहीं है तो उसके लिए वह क्या है? प्योर है। जैसे अगर हम बोलते हैं प्योर मिल्क, शुद्ध दूध, तो इसका मतलब है कि ऐसा मिल्क जिसमें कोई मिलावट ना हो। प्योर घी मीन्स घी हैविंग नो एडल्ट्रेशन, ऐसा घी जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो कॉमन व्यक्ति के लिए प्योर का क्या मतलब हुआ? जिसमें कोई मिलावट ना हो, हैविंग नो एडल्ट्रेशन। बट फॉर साइंटिस्ट, अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें, तो ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने बताया ये प्योर नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब होता है सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने हुए हों, जो केवल एक ही पदार्थ से बने हुए हों, उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दिस सब्सटेंसेज आर इन फैक्ट ए मिक्सचर ऑफ 2 or more substances that may be elements or compounds and therefore they are not pure. चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एटसेट्रा। तो मिल्क जिसको कि कॉमन व्यक्ति के लिए मिल्क में अगर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, तो वह उसके लिए क्या है? प्योर है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए मिल्क जो है वह एक मिक्सचर है जिसमें क्या क्या है? जिसमें वाटर है, फैट है, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। वह क्या है? मिक्सचर है, न कि प्योर सब्सटेंस है। क्लियर है? आगे देखिए, इन साइंटिफिक लैंग्वेज ए सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर इफ इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस बात पर, इस पॉइंट पर पूरा ध्यान दीजिए। कब प्योर कहलाएगा साइंटिफिक लैंग्वेज में कोई भी सब्सटेंस? जबकि वह केवल सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बना हो, विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सुगर एटसेट्रा। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सुगर, यूरिया, ये सब प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सिंगल टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बने हुए हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। The chemical composition and properties of pure substances is uniform throughout.
They cannot be separated into their chemical constituents by physical methods. तो केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी जो प्योर सब्सटेंसेस का होता है वह यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी पूरे के पूरे सब्सटेंस में सब जगह एक समान होता है। चूंकि ये सिंगल टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हैं, इनको अलग अलग कंपोनेंट में हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इनमें केवल एक ही कंपोनेंट होता है। क्या लिखा है? दे कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स के द्वारा इनको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम एग्जांपल ले सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें सोडियम है, क्लोरीन है, लेकिन फिजिकल मेथड्स के द्वारा सोडियम और क्लोरीन का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड cannot be separated into its chemical constituents by physical methods। ऑलरेडी बता चुका हूं, सोडियम क्लोराइड जिसमें कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम और क्लोरीन है, लेकिन फिजिकल मेथड्स के द्वारा इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। In fact, most of the matter around us are not pure, but they are a mixture of two or more pure components. For example, air, seawater, soil, etc. all are mixtures। तो आपको बताया गया कि हमारे आसपास के मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो हैं वो प्योर नहीं है, बल्कि वो मिक्सचर हैं टू आर मोर सब्सटेंसेस का। एग्जाम्पल में आपने देखा कि एयर, सी वाटर, सॉइल, ये सब के सब मिक्सचर हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं हैं। आगे, व्हाट इज ए मिक्सचर? प्रश्न खड़ा हुआ, मिक्सचर क्या होता है, किसको बोलते हो आप मिक्सचर? तो आप देखेंगे कि जब टू आर मोर सब्सटेंसेस किसी भी रेशियो में आपस में मिक्सअप हो, दे कॉन्स्टिट्यूट मिक्सचर। क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है, व्हेन टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेस mixed together in any proportion, they constitute a mixture. Thus, a mixture contains more than one pure substances, that may be elements or compounds. For example, soft drinks, milk, air, soil, solution of sodium chloride in water, etc. are mixture। तो mixture क्या है? Two or more pure substances का combination, दो या अधिक प्योर सब्सटेंसेस जब मिक्सअप होंगे, दे विल कॉन्स्टिट्यूट मिक्सचर। क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाएंगे। क्या लिखा है? व्हेन टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन। इस टर्म पर ध्यान दीजिए, यहां प्रपोर्शन कुछ भी हो सकता है, यानी कोई एक कंपोनेंट कम हो सकता है, दूसरा ज्यादा हो सकता है, या इनके कुछ भी क्वांटिटी हो सकते हैं। जब वो आपस में मिक्सअप होंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे? मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से मिक्सचर के? तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क, एयर, सॉइल, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, दीज ऑल आर मिक्सचर। ये सारे मिक्सचर हैं। नाउ द प्योर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सम सुटेबल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पीकिंग, शीविंग, filtration, evaporation, crystallization, etc. For example, dissolved sodium chloride can be separated from water by evaporation। तो जो मिक्सचर होता है, चूंकि मिक्सचर में टू आर मोर कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को सुटेबल फिजिकल मेथड्स के द्वारा, सुटेबल फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? हैंड पिकिंग, यानी आप एक एक करके हाथ से उठा करके अलग कर दीजिए मिक्सचर से पार्टिकल को। शेविंग, किसी शीव से आप किसी छन्नी से छान दीजिए, फिल्ट्रेशन कर दीजिए, उसको फिल्टर कर दीजिए फिल्टर पेपर लगा करके। इवेपोरेशन के द्वारा, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, इन मेथड्स के द्वारा आप कंपोनेंट्स, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हो। लेकिन प्योर जो सब्सटेंस है, चूंकि उसमें सिंगल कंपोनेंट होता है, फिजिकल मेथड्स के द्वारा उसका सेपरेशन संभव नहीं है, और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी फिजिकल मेथड्स द्वारा सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर, प्रश्न खड़ा हुआ है मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रहे मिक्सचर इन जनरल हम दो टाइप पढ़ते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।
होमोजीनियस कब बोलोगे? जब पूरे मिक्सचर का कंपोजिशन हर जगह एक समान हो, यूनिफॉर्म हो, उसे आप क्या बोलते हो? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। और अगर अलग अलग पार्ट का कंपोजिशन अलग अलग है मिक्सचर के, तो उसको आप हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। तो मिक्सचर के दो टाइप्स यहां हम पढ़ने वाले हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द मिक्सचर मे बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नेचर के बेसिस पर मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बताया गया? व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? सच मिक्सचर्स which have uniform composition and therefore uniform properties throughout are called homogeneous mixture or solution. For example, sodium chloride dissolved in water, copper sulfate dissolved in water, sugar dissolved in water, etc. तो ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, थ्रू आउट जिनका केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है, क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। क्या बताया गया? सच मिक्सचर्स which have uniform composition and therefore uniform properties throughout are called homogeneous mixture or solution. चलिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का। ये देखिए, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया। क्या लिया? बीकर लिया। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर का हम एग्जांपल ले रहे हैं। दिस वन इज बीकर। अब इस बीकर में आपने वाटर लिया हुआ है। क्या है इसमें? जल्दी बोलिए। वाटर है। और इसमें आपने शुगर मिला दिया। क्या मिला दिया? शुगर मिला दिया, शक्कर मिला दिया। वो शुगर यूनिफॉर्मली पूरे वाटर में क्या होगा? फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप यहां से एक पार्टिकल उठाइए और उसको टेस्ट कीजिए। कैसा लगेगा? नेचुरली स्वीट इन टेस्ट, मीठा लगेगा। चलिए दूसरा पार्टिकल आप यहां कहीं से उठा लीजिए और उसको चेकिए, वो भी कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। अगर ये दोनों सेम टाइप से स्वीट इन टेस्ट हो, सेम मीठा लग रहे हैं, मीन्स वह होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम कई बार सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब हुआ? सच मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिसका हर जगह की प्रॉपर्टीज एक समान हो, उससे आप क्या बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। क्लियर है? बारी आई हिट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? अलग अलग पार्ट के केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, तब उसे आप क्या बोलोगे? हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। क्या बोलोगे? हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। आगे देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में और कुछ बताया गया है। होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशंस। फॉर एग्जांपल, let 5 gram of copper sulfate is dissolved in 50 ml of water. Here a blue colored homogeneous mixture, that is solution, gets obtained. Let 5 gram additional copper sulfate is added to this solution. It will also get homogeneously distributed and a new solution having more intense color and different composition than original gets obtained. तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकता है, परिवर्तनशील हो सकता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म होगी। एक एग्जांपल देखिए आप यहां पर वेरिएबल कंपोजिशन का। यस, चलिए एक सपोज हमारे पास एक बीकर था। अगेन ये हमारे पास एक बीकर था, इसमें हमने वाटर लिया था। क्लियर है? अब हम करते क्या है इसमें? सपोज हमने 5 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 इसमें मिला दिया। व्हाट विल हैपन? कॉपर सल्फेट विल गेट होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटर। पूरे वाटर में होमोजीनियसली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहां पर एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा जो कि यूनिफॉर्म होगा।
हर जगह उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम है। इसका एक डेफिनिट कंपोजिशन है। अब हम करते क्या है, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट एडिशनल इसमें मिला देते हैं और 5 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, वो भी होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिशन तो बदल गया, कॉपर सल्फेट का वहां क्वांटिटी बदल गई, वाटर की क्वांटिटी तो भले ही सेम है क्योंकि वाटर आपने नहीं मिलाया, लेकिन कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी बदल गई और यहां फिर से यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन गया है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट है सोल्यूशन। कलर थोड़ा इंटेंस हो गया है, थोड़ा और ज्यादा डेंस हो गया है, लेकिन कंपोजिशन चेंज हुआ है, फिर से सोल्यूशन ही बना है, फिर से होमोजेनियस मिक्सचर ही बना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वह वेरिएबल हो सकता है, वह परिवर्तनशील हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, अभी आपको बताया गया, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances whose composition is variable under certain limits। 2 या अधिक सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर जिसका कंपोजिशन अंडर सर्टेन लिमिट्स वेरिएबल हो, परिवर्तनशील हो। अभी मैंने एग्जांपल बताया परिवर्तनशील कंपोजिशन का, क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। देखिए क्या है डेफिनेशन, द होमोजेनियस मिक्सचर of 2 or more substances whose composition is variable under certain limits, composition is variable under certain limits, is called solution। In solution, the component that dissolves the other component in it, that is which is present in larger quantity, is called solvent, while that which is dissolved in solvent which is present in smaller quantity is called solute। क्या कहलाता है, solute। तो सॉल्यूशन में स्पेशली हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जहां पर केवल 2 कंपोनेंट। तो यहां पर जो लार्जर क्वांटिटी में कंपोनेंट होगा, यानी वह कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है, वो कहलाता है सॉल्वेंट। और जो स्मॉलर क्वांटिटी में है, जो खुद जाकर डिसॉल्व होता है, उसे हम नाम देते हैं सॉल्यूट। यानी बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हो गए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट दैट इज द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी and solute that component which is present in smaller quantity। It means in solution solute particles remain homogeneously distributed in between or amongst these solvent particles। क्या लिखा है देखिए, thus in solution the solute particles remain homogeneously distributed amongst solvent particles। तो solution में solute के particles solvent के particles के बीच homogeneously यानी समांग रूप से distributed होते हैं, वितरित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now heterogeneous mixture, heterogeneous mixture क्या है? Heterogeneous mixture that is such mixture which do not have uniform composition and therefore do not have uniform properties। यानी ऐसे मिक्सचर जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, जिसके कारण इनका यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज नहीं होती, क्या कहलाते हैं, therefore do not have uniform properties throughout, are called heterogeneous mixture। For example, a mixture of sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur, water and oil। सोडियम क्लोराइड और आयरन फीलिंग्स इनके मिक्सचर हो, सॉल्ट और सल्फर का मिक्सचर हो, वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर हो, किसका एग्जाम्पल बनाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। Heterogeneous mixture contain physically distinct components and have non-uniform compositions। तो जो heterogeneous mixture होते हैं उनमें physically distinct यानी साफ साफ दिखने वाले, स्पष्ट दिखने वाले components होंगे, अलग अलग components होंगे, और इनका जो प्रॉपर्टीज होता है वह और कंपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट, यानी पूरे कंटेंट में समान कंपोजिशन हो ऐसा नहीं होता। चलिए भाई, ऑलरेडी हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर चुके हैं, दैट इज द मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components
whose composition is variable under certain limits, क्या कहलाता है? सोल्यूशन। सोल्यूशन में बताया गया स्पेशली बाइनरी सोल्यूशन में जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होगा उससे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, स्मॉलर कंपोनेंट। और लार्जर कंपोनेंट को हम क्या नाम देते हैं? तो सॉल्वेंट नाम देते हैं। मीन्स इन सोल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स रिमेन होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सॉल्वेंट पार्टिकल्स। नाउ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, प्रश्न खड़ा हुआ है सोल्यूशन कितने प्रकार का होता है? तो आप देखेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सोल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं, टोटल 9 प्रकार के होते हैं। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशंस में बी ऑफ फॉलोइंग 9 टाइप्स। तो कितने प्रकार के हो सकते हैं सॉल्यूशन? 9 प्रकार के। चलिए भाई हम अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक टेबल यूज किया है, ये देखिए सीरियल नंबर, टोटल 9 टाइप्स दिख रहे हैं यहां। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट यहां ले रहे हैं, फिर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और एग्जांपल। चलिए फर्स्ट, जहां पर सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड स्टेट में, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड का जो सॉल्यूशन होता है उसका एग्जांपल है एलॉयज, मिश्र धातुएं, एलॉयज जैसे ब्रास हो गया, ब्रांज हो गया, ये एग्जांपल है इसके। ये 2 और मोर मेटल्स के होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे अगर हम ब्रॉस की बात करें तो ब्रॉस में क्या होता है? ब्रॉस में दैट इज पीतल, जिसको उसमें कॉपर होता है और जिंक होता है। क्या क्या रहता है? कॉपर और जिंक होता है, ठीक है। तो पीतल इन जनरल नाम देते हैं उसके, इट कंटेन्स कॉपर एंड जिंक। तो ये सॉलिड इन सॉलिड का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सोल्यूशन होता है। नाउ सॉल्यूट को अगर हम लिक्विड लें, सॉल्वेंट को सॉलिड ही ले लें, लिक्विड इन सॉलिड, जहां पर लिक्विड कम अमाउंट में रहे, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में रहे, सॉल्वेंट जो है सॉलिड है, तो वहां जेली लाइक सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको हम जेल्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जेल्स नाम देते हैं। क्लियर है? जेली वेली का एग्जाम्पल देख चुके हैं, टूथपेस्ट इसका एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर है? जेल्स। नाउ गैस इन सॉलिड, जो गैस है वो सॉल्यूट, कम अमाउंट में गैस सॉलिड के ऊपर होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। एग्जांपल इज अमोनिया एडसॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ प्लेटिनम और प्यूमिक स्टोन। तो अमोनियम के सरफेस पर होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, फैली हुई है, तो वहां एक सोल्यूशन बना हुआ है गैस इन सॉलिड का। या एक प्यूमिक स्टोन आता है, बहुत ही हल्का स्टोन होता है, तैरने वाला पत्थर होता है, पानी पर डाल दीजिए तैरेगा, प्यूमिक स्टोन, वो भी गैस इन सॉलिड का एग्जांपल बनाता है। किसका बनाता है? गैस इन सॉलिड का। चलिए आगे, सॉलिड इन लिक्विड, सबसे कॉमन टाइप का जो सोल्यूशन बनता है, सॉलिड को डिसॉल्व कर दो लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड, सोडियम क्लोराइड इन वाटर और शुगर इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। कौन एग्जांपल? इनको हम इन जनरल सॉल्ट्स बोलते हैं। एग्जांपल इज शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। नाउ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल है एल्कोहल इन वाटर। कौन है इसका एग्जांपल? एल्कोहल इन वाटर, वाटर में एल्कोहल का सॉल्यूशन। नेक्स्ट, गैस इन लिक्विड, बहुत पूछता है ये आपके एग्जामिनेशन में, गैस इन लिक्विड। एग्जांपल इज सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये सब किसके एग्जांपल है? गैस इन लिक्विड। CO2 गैस वहां डिसॉल्व होती है वाटर में, सोडा वाटर, वो भी एग्जांपल है। तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी होते हैं, एग्जांपल इज सोडा वाटर, पेप्सी, थम्स अप, ये सब एग्जांपल है उसके। नाउ सॉलिड इन गैस, सॉलिड गैस में डिसॉल्व हो, गैस ज्यादा हो, सॉलिड वहां कम हो। डस्ट इन एयर, कौन है इसका एग्जांपल? एयर में डस्ट, अगर डस्ट होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है एयर में तो किसका एग्जांपल बनाएगा? सॉलिड इन गैस का। नेक्स्ट, लिक्विड इन गैस, बड़ा ही खास एग्जांपल फॉग, यानी आपका कोहरा हो गया,
एरोसॉल्स हो गए, एरोसॉल्स जैसे स्प्रे वगैरह हो गया। किसका एग्जाम्पल है वो? तो लिक्विड इन गैस का, वहां पर गैस ज्यादा रहता है, सॉल्वेंट का काम करता है, लिक्विड कम रहता है, परफ्यूम वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? नाउ गैस इन गैस, लास्ट एग्जाम्पल 9 टाइप्स, सॉल्यूट भी गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो। एग्जाम्पल इज एयर, एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। क्लियर है? तो किसका एग्जाम्पल है वह? गैस इन गैस का। तो आपने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो सॉल्यूशन होता है वह 9 टाइप्स का हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल आपको कवर करना है, एमसीक्यूज में यहां से क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। स्पेशली अगर हम बात करें किसका, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपसे पूछा जा सकता है, या एरोसॉल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही खास एग्जांपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के गुण क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो होमोजेनिटी है, समांगता है, वो होमोजीनियस होते हैं थ्रू आउट। देखिए क्या लिखा है, ए सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances whose composition is variable under certain limits। तो ये पहला डेफिनेशन ही उसकी पहली प्रॉपर्टीज हो गई। क्या है सॉल्यूशन? होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका? 2 or more substances का, whose composition is variable under certain limits, जिसका कंपोजिशन अंडर सर्टेन लिमिट्स वेरिएबल हो सकता है, परिवर्तनशील हो सकता है। नाउ the particles of solution is smaller than 1 nanometer, that is 10 raised to power minus 9 meter। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही के पार्टिकल का वहां डायमीटर 1 नैनोमीटर, बहुत छोटी यूनिट है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर से छोटी होती है। क्या देखा है? लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, हेंस दे कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई से इसके पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते। मान लीजिए आपने वाटर लिया, उसमें शुगर डिसॉल्व कर दिया, क्या शुगर के पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, क्योंकि वहां पर पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, डायमीटर 1 नैनोमीटर यानी 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर से भी छोटा है। एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी। तीसरा, ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज they do not scatter the beam of light passing through them, hence the path of light is not visible in solution। solution के केस में लाइट का पाथ, वहां पर लाइट कहां से गुजर रहा है वह विजिबल नहीं होता, क्योंकि इनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल की साइज है वह बहुत छोटी होती है, वह लाइट को स्कैटर नहीं करती, लाइट को फैलाती नहीं है। यही रीजन है कि यहां पर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। आगे चल करके आप कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि वहां पर लाइट का पाथ हमें विजिबल दिखेगा, लेकिन यहां पर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। किसके केस में? ट्रू सॉल्यूशन के केस में। क्यों? तो कारण है यहां जो पार्टिकल की साइज है वह बहुत छोटी होती है, जिसके कारण वह लाइट को स्कैटर नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ the solute particles cannot be separated by the process of filtration from the solution। solution में solute के particles बहुत छोटे हैं, फिल्टर पेपर के पोर से वो बाहर निकल जाते हैं, यानी फिल्ट्रेशन के द्वारा आप यहां solute के particles को सेपरेट नहीं कर सकते हो। now when a solution kept undisturbed, the solute particles do not settle down, thus the solutions are stable in nature। तो अगर सॉल्यूशन को रख दिया जाए अनडिस्टर्ब, तो वहां सॉल्यूट पार्टिकल नीचे जाकर के सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन स्टेबल नेचर का होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। उसको अनडिस्टर्ब रखने पर उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाकर के बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो ये रहे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बड़ा ही खास पॉइंट। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से आप क्या समझते हैं? सॉल्यूशन के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? कंसंट्रेशन तो आप देखेंगे कि सॉल्वेंट के एक डेफिनिट अमाउंट में
या सॉल्यूशन के एक डेफिनिट अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसी को हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। देखिए क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। याद रहे, सॉल्वेंट में भी कंसीडर कर सकते हो और सॉल्यूशन के डेफिनिट अमाउंट में भी कंसीडर कर सकते हो। क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given amount of solvent or solution is called concentration of solute in solution or concentration of solution। यानी किसी सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के डेफिनिट अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, वही कहलाता है सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो यहां पर 20 तरीके हैं जिसके द्वारा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में अगर हम 9th स्टैंडर्ड की बात करें तो 2-3 जो सिंपलेस्ट मोड्स हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के, उनको हम यहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है मास परसेंटेज। कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का पहला मेथड कौन सा? मास परसेंटेज। परसेंटेज दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स इन 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स में कितना पार्ट्स, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। और किसके अकॉर्डिंग्स हमको देखना है, किसके टर्म में देखना है? मास के टर्म में, यानी बाई मास सॉल्यूशन के 100 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट है, उसी को हम बोलेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाई मास। मास के अनुसार सॉल्यूशन के 100 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट है, या सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्या बताया गया? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम है, वही क्या कहलाता है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंटेज कहलाता है। मैथमेटिकली देखिए, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? मैथमेटिकली मास परसेंटेज इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। क्या बताया गया? मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, दोनों सेम यूनिट में होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कहलाता है मास परसेंटेज। एस, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। टोटल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, वैल्यू दिया रहेगा, आपको पुट करना है, फार्मूले में आंसर मिलेगा। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर के 500 ग्राम में 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के टर्म में आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताना है। 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड 500 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यूजुअली देखा गया न्यूमेरिकल्स देखते ही आप दूर भागते हैं। दूर भागने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स को बनाने की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे अपने आप बनने लगेगा, बहुत ईजी होते हैं। ये देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। गिवन दैट, क्या क्या दिया गया है पहले देख लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज कॉमन सॉल्ट इन दिस केस 50 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम। वाटर यहां सॉल्वेंट है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन को क्वेश्चन मार्क किया गया है, यानी ये पूछा गया है। फार्मूले में वैल्यू रखिए, आंसर मिलेगा आपको।
मास परसेंटेज इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम, बट मास ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट 500 ग्राम, क्योंकि वो सॉल्वेंट का मास है। आपको टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है। इट मींस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मास दोनों रखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। अगर सॉल्यूशन का मास डायरेक्टली नहीं दिया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में आपको दोनों को ऐड करके रखना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह 50 ग्राम यानी सॉल्यूट का मास प्लस 500 ग्राम यानी सॉल्वेंट का मास दोनों ऐड किया गया और मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अबाउट 9%। क्या आंसर आ जाएगा? 9%। ये आंसर हुआ यहां का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज जहां हम बाई मास बोलते थे वहां बाई वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। सब कुछ सेम होगा, लेकिन बाई मास की बजाय बाई वॉल्यूम हमको, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के अनुसार सॉल्यूशन के 100 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट है। देखिए क्या लिखा है, वॉल्यूम परसेंटेज, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present in 100 ml of solution is called volume percentage of solute in solution। यानी सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट का कितना ml है, वही क्या कहलाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कहलाएगा। मैथमेटिकली वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक न्यूमेरिकल इसका भी है, सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ मिथेनॉल इन 500 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इस बार देखिए, गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिथेनॉल का वॉल्यूम 50 ml, कितना दिया है? 50 ml। कहां पर प्रेजेंट है? मिथेनॉल इन 500 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम दे दिया गया है इस बार 500 ml। याद रहे 500 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन देखिए कैसे, गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिथेनॉल इज सॉल्यूट 50 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। याद रहे इस बार सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं। पिछले न्यूमेरिकल में क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट ऐड करके हमने डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन बनाया। इस बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सीधा सीधा दिया हुआ है 500 ml। 50 ml ऑफ मिथेनॉल इज प्रेजेंट 500 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम डायरेक्ट दिया हुआ है 500 ml। नाउ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, क्वेश्चन मार्क कर दिया गया है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा सॉल्यूशन में, वैल्यू पुट कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 50 ml अपॉन 500 ml into 100, दैट्स इक्वल्स टू 10%। क्या आंसर आ गया इस बार? 10% आंसर हो गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। नाउ तीसरा मोड ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, जिसको हम कई बार स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ग्राम पर लीटर, नाम से ही क्लियर है, ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में, पर लीटर में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बोलते हैं, या कई बार इसको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए डेफिनेशन, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in per liter of solution is called gram per liter concentration, that is strength of this solution। मैथमेटिकली देखिए मैथमेटिकल फार्मूला क्या है इसका, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन दैट इज स्ट्रेंथ क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट का मास ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ
इस फार्मूले पर बेस्ड भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बड़ा ही खास पॉइंट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का ज्यादा अमाउंट हो, सॉल्यूट थोड़ा सा मिला दो, डाइल्यूट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्वेंट कम हो, सॉल्यूट ज्यादा मिला दो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्वेंट यहां पर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस देखिए क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन These solutions are categorized as dilute and concentrated solutions। यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर सॉल्यूशन की दो कैटेगरी बना दी गई, कौन कौन सा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। A solution containing a small quantity of solute is called dilute solution, while that containing larger quantity of solute is called concentrated solution। यानी ऐसा solution जिसमें solute की कम क्वांटिटी हो क्या कहलाएगा, dilute solution। जिसमें solute की ज्यादा क्वांटिटी हो क्या कहलाएगा, concentrated solution। क्लियर? For example, 5 gram per liter aqueous solution of NaCl would be dilute as compared to 20 gram per liter aqueous solution of NaCl। मान लीजिए आपने 5 ग्राम पर लीटर एक्वस सोल्यूशन बनाया NaCl का, यानी 1 लीटर में 5 ग्राम NaCl मिला है, और एक दूसरा सोल्यूशन बनाया जहां पर 20 ग्राम पर लीटर का सोल्यूशन बनाया, यानी 20 ग्राम NaCl को 1 लीटर में डिसॉल्व किया। तो नेचुरली जो पहला सोल्यूशन है वो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा, जबकि दूसरा क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड यानी संतृप्त और अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त सॉल्यूशन। विलियन क्या है, ये सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी गिवन टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता हो उतना डिसॉल्व कर चुका हो, दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर पर जितना डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है उतना वो डिसॉल्व कर चुका है, तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर उससे कम डिसॉल्व किया हुआ है तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा एट सेम टेम्परेचर। देखिए क्या है, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving at a given temperature is called saturated solution। Thus, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution। यानी ऐसा solution जिसमें किसी given temperature पर और ज्यादा solute dissolve नहीं किया जा सकता, क्योंकि already उसने maximum solute dissolve कर रखा है, क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलेन कहलाएगा। The amount of solute dissolved in per liter of a saturated solution at a given temperature is called solubility of the solute at that temperature। बहुत ही स्पेसिफिक टर्म आया solubility, याद रहे solubility हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए कंसीडर की जाती है। तो आप क्या देखेंगे, the amount of solute dissolved in per liter of a saturated solution at a given temperature, यानी given temperature पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पर लीटर में सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिसॉल्व्ड है वह कहलाएगा सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जिस पर आप कंसीडर कर रहे हैं। If the amount of solute dissolved in a solution is lesser than the saturated level at a given temperature, then it is called an unsaturated solution। Thus, in these solutions, more solute can be dissolved at the same temperature। तो अगर solution में solute का amount saturated level से कम है, उस केस में उसी टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व किया जा सकता है। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को हम समझते हैं कैसे। सपोज हमारे पास एक बीकर था, ठीक है, ये बीकर था,
इसमें हमने वाटर ले लिया, कितना लिया उससे अपने को मतलब नहीं, वाटर लिया। अब इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा NaCl मिला दिया, थोड़ा सा NaCl मिला, दैट विल गेट डिसॉल्व हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहां पर जो सोल्यूशन बना है वो अनसैचुरेटेड है अभी, क्योंकि और ज्यादा NaCl उसमें डिसॉल्व हो सकता है। आपने थोड़ा और NaCl मिलाया, वो भी होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्रम जारी रखिए, थोड़ा और NaCl मिलाए, वो भी डिसॉल्व हो गया, थोड़ा और मिलाए, वो भी डिसॉल्व हो गया। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि NaCl का मैक्सिमम अमाउंट इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और अब वह कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन क्या बन चुका है, सैचुरेटेड। अब अगर इससे ज्यादा आपने सॉल्यूट मिलाया तो वो यहां पर सॉल्यूशन में रहने की बजाय यहां बॉटम पर आकर के सेटल हो जाएगा, यानी डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि नीचे आकर के सेटल हो जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन और आप उसमें और ज्यादा सॉल्यूट मिलाते हो तो वह डिसॉल्व होने की बजाय नीचे आकर के सेटल होने लगेगा। क्लियर है? जबकि अगर सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है और आप अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो तो वह लगातार डिसॉल्व होता चला जाएगा। तो ये रहा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास का मैटर प्योर है, क्लियर है? तो उसमें आपने देखा प्योरिटी का क्राइटेरिया क्या है, साथ में होमोजेनियस और हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, साथ में मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, आपने मास परसेंटेज देखा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को देखा, वॉल्यूम परसेंटेज देखा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात हमने की, साथ में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात की। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने कवर किया। ये जो भी आपने पढ़ा है इसका PDF नोट्स आपको chemistryforcompetition.com, ये हमारी साइट है chemistryforcompetition.com, इस साइट पर आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा, या दूसरी साइट xacademy.in, इस साइट पर भी आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। साथ में हमारा जो ऐप है, मोबाइल ऐप एक्स एकेडमी का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, साथ में लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से, एक्स एकेडमी। साथ में एक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइव क्लासेस जब भी ऑर्गेनाइज हों आप उसको अटेंड कर सकें, आपको पास टाइमली उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे और देन फाइनली जब तीनों लेक्चर कवर हो जाएंगे देन हम यहाँ से MCQs, कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं उनको बनाएंगे कैसे, उनके पीछे लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।